हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, एसएससी क्रेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, स्टैटिक जीके का जो भी प्रीवियस ईयर का रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। उसमें ये हमारा पार्ट 3 है और उसी के अंतर्गत इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए और विभिन्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को इन तक देखें। अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक शेयर करें। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या कहते हैं? तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दाब कहते हैं, दाब के बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम दाब का एसआई मात्रक जानते हैं। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इससे हम पास्कल भी कह लेते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखना। अगर दाब का ये मात्रक पूछता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसमें पास्कल भी दे सकता है। ये एक अदिश राशि है। और यहाँ दाब की बात हो रही है तो यहीं पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जान लेते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब। एक तो दाब होता है सिंपली और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका सही मात्रक जो होता है वायुमंडलीय दाब का, वो होता है बार। अब बार होता है और इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर हम एक बार की वैल्यू निकालें तो एक बार इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। वैसे ही 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो यह आके नीचे हो जाएगा, यानी 10 की पावर -5 बार हो जाएगा। तो इन दोनों का आप चेंज कर सकते हो। अब बात वायुमंडलीय दाब की हो रही है, तो वायुमंडलीय दाब को हम मापते किससे हैं ये भी जान लेते हैं। तो बैरोमीटर से मापते हैं। और बैरोमीटर से आपको 2-3 फैक्ट ध्यान रखना है। बैरोमीटर जो होता है, इसका पट्यांक जो होता है, इसको जिस हिसाब से मापते हैं तो उसका पट्यांक अगर अचानक से नीचे गिरने लगता है तो ये समझा जाता है कि आंधी तूफान या झंझावट आने की संभावना है, यानी आंधी तूफान आने वाली है। वहीं अगर उसका पट्यांक जो है ये नीचे धीरे धीरे आता है तो ये समझा जाता है कि आज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इसी से मौसम के जो भविष्यवाणी होती है, आगे के मौसम की जानकारी होती है, इसी तरीके से निकाली जाती है, इसी को बेस मानते हुए। अगर धीरे धीरे ये इसका पट्यांक ऊपर जाने लगता है तो ये समझा जाता है कि दिन साफ होगा, और उसी के हिसाब से ये कहा जाता है कि दिन कैसा होगा, बादल लगी रहेगी, साफ होगा, बारिश होगी या आंधी तूफान आएगी। तो बैरोमीटर से ये आपको 2-3 फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बैरोमीटर का पट्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है। ऑप्शन दे देगा आंधी तूफान, बारिश या दिन साफ होना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी या तूफान आएगा। तो ये सारे फैक्ट्स जो बताए हूँ इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लेना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग द्वारा किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग जो होता है आपको पता होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा अपराधी की पहचान होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें होता क्या है कि जो भी डीएनए होता है हमारा, तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 क्षार होते हैं। अब ये 4 होते कैसे हैं क्षार? तो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ और गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ, इनके साथ ये जुड़े रहते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंट की जांच केंद्र की अगर हम बात कर लें तो हैदराबाद में है। और अगर बात कर लें ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो एलिसा है, ये तो एड्स में इसका टेस्ट किया जाता है, तो उसको ध्यान मत दो। पॉलीग्राफ जो है, ये पॉलीग्राफ जो है ये मशीन से व्यक्ति के झूठ बोलने का पता लगाया जाता है। ये एक मशीन होती है, इससे कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो उसको पता लगाया जाता है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो पॉलीग्राफ को भी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हम एक क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन निकालने का और उसका डिटेल में आंसर जानने का प्रयत्न करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी देता है आपको तो आप उसका आंसर कर पाओ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गति के किस नियम के तहत दीवार पर फेंकी गेंद टकराकर वापस आते हैं? पता होगा, अगर दीवार है यहाँ पे कोई गेंद फेंकी जाती है तो टकरा के वापस आती है, तो इस पर कौन सा न्यूटन का गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो वो लागू होता है 3rd नियम, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3rd नियम क्या कहता है कि जो भी हम क्रिया करते हैं उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, बराबर होती है प्रतिक्रिया और विपरीत दिशा में होती है। तो इस हिसाब से, यानी अगर हम जैसे नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाती है, हम आगे बढ़ते हैं नाव पीछे की तरफ जाती है। गोली चलाते हैं तो गोली अगर चलाते हैं यहाँ से
तो बंदूक से गोली आगे निकलता है, बंदूक को पीछे की तरफ धक्का लगती है। तो यही मतलब सभी क्रिया का अपोजिट रिएक्शन होता है और इक्वल रिएक्शन होता है इसका। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। न्यूटन का थर्ड लॉ है। प्रथम लॉ है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, या स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसे जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन द्वितीय में इसी से इसका फार्मूला आया है, जैसे F = m/a, तो फोर्स का सिर्फ फार्मूला है इससे। द्वितीय नियम से थर्ड नियम यही है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक, यहाँ पे 2 बार होगी, मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मादा युग्मक में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं केंद्रिका की, क्योंकि केंद्रिका जो होती है यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। और केंद्रक द्रव्य जो होता है, तो केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा यहाँ पे पदार्थ होते हैं जो कि जाल के रूप में बिखरे रहते हैं, ऐसे जाल के रूप में, और इसे ही क्रोमेटिन कहते हैं। ये जो जाल के रूप में यहाँ बिखरे रहते हैं केंद्रिका में, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन और डीएनए इन्हीं से मिलकर बना होता है। कई बार पूछा जाता है क्रोमेटिन किससे बना होता है, तो प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। और इसी क्रोमेटिन की जो संगठित सिकुड़ अवस्था होती है, इसी को हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये सभी जीवधारियों में अलग अलग होती है। जैसे अगर हम चिंपैंजी में बात करें तो 24 जोड़ी होती है, वहीं अगर बंदर में बात करें मंकी में तो 21 जोड़ी होती है। अगर मानव में हम बात करें तो मानव में 23 जोड़ी होती है। इस तरह से सभी अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो इनमें से जो दिल्ली का सही क्रम है दिल्ली सल्तनत का, वो है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। जैसे गुलाम वंश के, खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, सैयद और लोधी, इन सभी के बारे में अलग से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनसे कई टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके संस्थापक कौन है, इनके अंतिम शासक कौन है, इस टाइप से सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको पेन पेपर लेके सभी का अलग अलग जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट बात करते हैं हम गुलाम वंश के। तो गुलाम वंश के बारे में हम जानते हैं। पहले इसका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1206 से 1290 तक। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो इसको भी आप ध्यान रखना। दोस्तों यहाँ थोड़ा जगह कमी है तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, आप उससे लिख लो। अगर तो भी फास्ट हो रहा है तो आप थोड़ा सा आवाज़ स्लो करके लिख सकते हो। अंतिम शासक की बात करें गुलाम वंश की तो वो कैमूर्स था, तो इसको भी आप ध्यान रखना, कैमूर्स अंतिम शासक। वैसे ही हम खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश की जो शासनकाल हुआ था वो 1290 से 1320 तक था। और खिलजी वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, इसको भी आप ध्यान रखना। अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी, तो ये खिलजी वंश से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश की जो शासनकाल था वो 1320 से लेकर और 1414 तक था, तो इसको भी आप ध्यान रखना। इसका संस्थापक की बात करें तो वो था गयासुद्दीन तुगलक, और अंतिम शासक की बात करें तो वो था मोहम्मद शाह तुगलक। तो तुगलक से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। बात करते हैं सैयद की। तो सैयद के बारे में जान लेते हैं। इसका जो शासन काल था वो था 1414 से 1451। दोस्तों ये पूछा जाता है अक्सर कि सैयद वंश का शासनकाल कब था, तुगलक वंश का शासनकाल कब था, इसके संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे। इसलिए सभी चीज़ों को बारीकी से मैं एक एक करके लिख के बोल के समझा रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ से आप सिंपली छोड़ के आ जाते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को इन तक देखें और इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें अपने नोट्स पे। तो इसका जो शासनकाल है 1414 से 1451 है सैयद वंश का। अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक खिज्र खां है, और वहीं अगर अंतिम शासक की बात करें तो वो है आलम शाह, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब अंतिम है लोधी वंश। तो लोधी के बारे में हम जानते हैं, लोधी का जो है वो 1451 से और 1526 इसका शासनकाल है, और इसका जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी।
कई बार पूछा गया है और अक्सर यहाँ बलोल लोदी और इब्राहिम लोदी में कन्फ्यूजन होता है। तो आज ये कन्फ्यूजन दूर कर लो। बलोल लोदी था, ये जो था लोदी वंश का संस्थापक था, और जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। और यही इब्राहिम लोदी से 21 अप्रैल और 1526 डेट याद रखना, कई बार पूछा जाता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और वहीं पे बाबर की जीत हुई थी, बाबर विजयी हुआ और मुगल वंश की स्थापना किया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, बहुत विधिवत तरीके से डिटेल में आपको बताया हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो जो ऑप्शन में इसमें से डेन्यूब नदी है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेन्यूब नदी जो है दोस्तों, ये बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, सर्वाधिक देशों से। यूरोप की ये नदी है और यूरोप की प्रमुख नदी है जो कि कई देशों से होकर गुजरती है। इसके किनारे कुछ शहर बसे हैं, जैसे बेलग्रेड, बुडापेस्ट, हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और बुडापेस्ट हंगरी, इसको भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन बी जो है पोटोमेक, पोटोमेक जो है ये पोटोमेक नदी, इसके किनारे बसा शहर वाशिंगटन है। वाशिंगटन आप जानते हैं अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी। हडसन, ऑप्शन सी जो दिख रहा है आपको, हडसन, तो हडसन नदी है, इसके जो किनारे पे शहर बसा हुआ है वो है न्यूयॉर्क। तो इसको भी आप ध्यान रखना, न्यूयॉर्क सिटी जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स की बात कर लें, ऑप्शन डी जो है, तो इसके किनारे लंदन बसा हुआ है, और ये तो कई बार पूछा भी जा चुका है कि लंदन के किनारे कौन सी नदी है या लंदन किस नदी पे है, तो टेम्स नदी के किनारे बसा है। और एक और पूछा जाता है, सीन नदी है, सीन नदी के किनारे है आपका पेरिस, फ्रांस की राजधानी है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में काबा इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र स्थान को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं मस्जिद अल हरम, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मस्जिद अल हरम के नाम से जानते हैं। मजलिस जो ऑप्शन बी देख रहे हो, तो ये मालदीव का सांसद का नाम है मजलिस, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है मस्जिद अल हरम जो का मक्का में काबा इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र स्थान है, उसका नाम है। इसके बारे में मैं बता दूं, यह सऊदी अरब में है, और जो मक्का है यह मोहम्मद साहब जो इस्लाम के प्रवर्तक माने जाते हैं उनका जन्म स्थान है। इनका जन्म 570 एडी में हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखना। वहीं अगर मदीना की बात करें तो यह भी यहीं पे है, और मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी 632 एडी में। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। बात करें मोहम्मद साहब की, तो ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, और इस्लाम की पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है कुरान, आप सभी को पता होगा। मोहम्मद साहब ने ही यहाँ पे खलीफा पद का सृजन किया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि खलीफा पद का सृजन किसने किया था, तो वो किया था मोहम्मद साहब ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका यानी शिकागो में स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में किस वर्ष गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2019 में CHSL एग्जाम होता है SSC का, उसमें भी पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखना। ये गए थे 1893 ईस्वी में। कभी कभी जगह पूछ देता है तो शिकागो, और अगर ईयर पूछे तो 1893, ये आपको ध्यान रखना है। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे धर्म सम्मेलन में। विवेकानंद की बात करें तो इनको तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। और 16 नवंबर 1893, क्योंकि ये जो 1893 वर्ष है ये भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी में 16 नवंबर को 1893 में एनी बेसेंट, सुना होगा, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो भारत आई थी और वाराणसी में रहने लगी थी। एनी बेसेंट ने भारतीयों से कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम लोगों में से ही एक हूँ। तो एनी बेसेंट के बारे में आप इतना ध्यान रखिए। और 1893 की बात करें तो इस ईयर में 1893 में ही महात्मा गांधी, सुना होगा, महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका। तो इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट ईयर हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, एक चीज़ से आप सभी को ध्यान रखना। अब 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, बात साउथ अफ्रीका की आ गई, तो एक क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक बनता है ज्योग्राफी से। कर्क, मकर और विषुवत, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। ऐसे चीज़ों को कोरिलेट करके आप याद रखो, तो बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो। बाकी इसका कोई ट्रिक ऐसा नहीं होता है, और कोई भी धुआं नहीं उड़ा सकता और आग नहीं लगा सकता। आपको ये ऐसी चीज़ें
एक चीज़ आती है तो उससे चेन बना के याद करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि जो सरदार की दिया था वो वहाँ की औरतों के तरफ से दिया था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में अगर ये नहीं रहता है कि बरदौली की औरतें, तो महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। और इससे तो दोनों देता नहीं है, फिर भी अगर बरदौली की महिलाएं दे, महात्मा गांधी ना दे, तो वहाँ पे बरदौली की औरतें सही हो जाएगा। चूँकि बरदौली सत्याग्रह हुआ था और उसी की सफलता के बाद वहाँ की औरतों ने ये दिया था उपाधि इनको सरदार की। अक्टूबर 1928 की बात है, 1928 की। सत्याग्रह ये गुजरात में हुआ था। किसानों को लगान के विरुद्ध, मतलब लगान वृद्धि कर दिए थे ब्रिटिश वाले ने, तो उसी के विरुद्ध यह हुआ था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह सत्याग्रह हुआ था। और इसलिए अगर भारत को बिस्मार्क की बात करें कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो ये भी कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। तो इससे भी आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारा से है। कई बार रेलवे एनटीपीसी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो दिया था वो दिया था लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बात है 3 फरवरी 1928 की। यहाँ पे भारत में आगमन हुआ था साइमन कमीशन की, और इसी के विरुद्ध लाला लाजपत राय ने ये नारा दिया। और इसी में आंदोलन के वजह से इनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया, और इसमें ये काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गए थे, और उसी में ये इनकी मृत्यु भी हो गई, एक्चुअली शहीद हो गए। तो उसी में इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की किल साबित होगा। ये इन्हीं का कथन है, लाला लाजपत राय के। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हमेशा मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो आप वॉच कर पाओगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।